बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम करेंगे रिवीजन। ओके, रिवाइज करेंगे जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उन सब को हम रिवाइज करेंगे। ठीक, सबक नंबर 1 से लेकर के 15 तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है हम उसका रिवीजन करेंगे ताकि सारी बातें हमारे जहन में एक साथ आ जाएं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। चूंकि आज के इस सबक में या आज के रिवीजन में हम पिछला सबक भी रिवाइज करेंगे, इसलिए मैं जो है रिवाइज नहीं करूंगा अभी। ठीक है, उसको रिवाइज नहीं करूंगा बल्कि आखिर में जाकर के रिवाइज करूंगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन हम जो है अपना होमवर्क करेंगे। ठीक है, पहले होमवर्क करेंगे उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे ताकि जो पिछला होमवर्क है वो हमारा हो जाए। तो सबसे पहले हम वोकेबलरी करेंगे, अल्फाज व मानी का होमवर्क, जिसमें है फुट पाँव, फोरफिंगर शहादत वाली उंगली, फॉरहेड पेशानी, गम मसूढ़ा, हेयर बाल, हैंड हाथ, हेड सर, हार्ट दिल, हील एड़ी, इंटेस्टिन आंत। अब हम उर्दू से इंग्लिश करेंगे। जबड़ा, जौ, जोड़ जॉइंट, गुर्दा किडनी, घुटना नी, टांग लेग, होंठ लिप, छोटी वाली उंगली लिटिल फिंगर, जिगर लिवर, फेफड़ा लंग, दरमियानी उंगली मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। तो अल्फाजो मानी है जिस्म से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और अल्फाजो मानी लेते हैं अफ़ाल से मुतालिक, जिसमें सबसे पहला राइड, रोड, रिडन सवार होना, रिंग रैंग रंग, बजना या बजाना, राइज रोज रीजन, इसका मतलब होता है उठना। रन रैन रन, इसका मतलब होता है दौड़ना। सी सॉ सीन, देखना। शेक शुक शेकन, हिलना या हिलाना भी होता है इसका मतलब। शेव शोव शेवन, तराशना या छीलना। शो शोड शोन, दिखाना। सिंग सेंग संग, गाना। सिंक सैंक संग, डूबना। तो अल्फाज मानी अफ़ाल से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। और हम सबसे पहले इंग्लिश से उर्दू सीखेंगे, जिसमें है डोंट डिले, ताखीर मत करो। डोंट डू एनीथिंग इन अ हरी, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। डोंट डोज व्हाइल वर्किंग,
काम करते वक्त मत ऊँघो। Don't forget. मत भूलो। Don't go outside in the rain lest you should catch a cold. बारिश में बाहर मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए। अब हम 5 जुमले लेंगे उर्दू से इंग्लिश। और सबसे पहला जुमला है, ज़ाहिरी उमूर की बुनियाद पर फैसला मत करो। हम कहेंगे डोंट जज थिंग्स बाय देयर अपीयरेंस। मुझे मत समझाओ। डोंट मेक मी अंडरस्टैंड। भूख से ज्यादा मत खाओ। डोंट ओवर ईट। बेकार मत बैठो। डोंट सिट आइडल। दूसरों की बुराई मत करो। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। तो ये हमारे जुमले थे रोजाना के। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसको आप पढ़ेंगे और मैं सुनूंगा। ओके, तो हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा। समीर, प्लीज स्टार्ट। A man with his donkey carrying 2 sacks of wheat was on his way to the market. After a little while he was tired and they rested under a tree. When he woke up from his nap, he could not see the donkey and started searching for the donkey everywhere. On the way he met a boy. He asked the boy, "Have you seen my donkey?" The boy asked, "Is the donkey left? Blind his right foot lame, and is he carrying a load of weight?" The man was happy and said, "Yes, exactly. Where have you seen it?" The boy answered, "I have been seen it." Is made the man very angry, and he took the boy to the village chief for punishment. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा। ओके, नसीर अहमद। Yes, sir. The judge asked, "Dear boy, if you had not seen the donkey, how could you describe it?" The boy answered, "I saw the track of a donkey, and the right and the left track were different. From this, I understood that the donkey that passed there was limping, and the grass on the right side of the road was eaten, but the grass on the left was not. From that, I understood that his left eyes was blind. There were wheat seeds scattered on the ground, and I understood that he must have been carrying a load of wheat." The judge understood the boy's cleverness and told the man to forgive the boy. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा। ओके ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ मैन विद हिज डंकी कैरिंग 2 sacks ऑफ व्हीट। इसको आप व्हीट नहीं पढ़ेंगे, व्हीट। वॉज ऑन हिज वे टू द मार्केट। हम इसको मार्केट पढ़ते हैं, मार्केट ये उर्दू में है, बट ये मार्केट। आफ्टर अ लिटिल वाइल, इसको आप वाइल नहीं पढ़ेंगे, वाइल। He was tired and they rested under a tree. When he woke up from his nap, he could not see the donkey and started searching for the donkey everywhere. हम इसको everywhere पढ़ते हैं, गलत है ये, everywhere. On the way he met a boy. He asked the boy, not asked, he asked the boy, "Have you seen my donkey?" The boy asked,
Is the donkey's left eye blind? His right foot lame? And is he carrying a load of wheat? The man was happy and said, Yes, exactly. Where have you seen it? The boy answered. Saward इतना ज़्यादा आप जोर नहीं देंगे. Answered. I haven't seen it. This made the man very angry, and he took the boy to the village chief for punishment. Okay, एक बार फिर से पढ़ता हूँ. A man with his donkey carrying 2 sacks of wheat was on his way to the market. After a little while he was tired and they rested under a tree. When he woke up from his nap, he could not see the donkey and started searching for the donkey everywhere. On the way he met a boy. He asked the boy, Have you seen my donkey? The boy asked, Is the donkey's left eye blind? His right foot lame? And is he carrying a load of wheat? The man was happy and said, Yes, exactly. Where have you seen it? The boy answered, I haven't seen it. This made the man very angry, and he took the boy to the village chief for punishment. तो ये सही तलफ़ुज़ है इन अल्फाज का, इन कलिमात का आपको उनका ध्यान देना है. अब आगे चलते हैं. The judge asked, judges नहीं होगा, the judge asked the boy, if you had not seen at the donkey, how could you describe it? The boy answered, I saw the tracks of a donkey, and the right and left tracks were different. From this I understood that the donkey that passed there was limping, and the grass on the right side of the road was eaten, but the grass on the left was not. From that I understood that his left eye was blind. There were wheat seeds scattered on the ground, and I understood that he must have been carrying a load of wheat. The judge understood the boy's cleverness and told the man to forgive the boy. The judge understood the boy's cleverness and told the man to forgive the boy. This story teaches us that we should not be quick to judge the people. तो ये है सही तलफ़ुज़ इस स्टोरी का, और चूँकि सारे वाज़े हैं सब कुछ, तो इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं पढ़ूंगा. अब हम आगे चलते हैं. ओके गाइस, तो ये सही तलफ़ुज़ है. उम्मीद कि आप लोग ऐसा ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे से. अब हम आगे चलते हैं और अपना ग्रामर का एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम सीखेंगे जो है उर्दू में तर्जुमा. ठीक है, बहुत आसान है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं. तो इसी तरह से देखिए कि अभी हमारी 15 ही क्लासें हुई, लेकिन माशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि आप माशाल्लाह मतलब पैराग्राफ पर तर्जुमा करने जा रही है. बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए. तो धीरे धीरे इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि कम दिनों में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूं. मैं बहुत ज़्यादा फालतू की बातें यहाँ नहीं लाऊंगा कोर्स में. ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना उर्दू का तर्जुमा. इसमें आप लोग मैच करेंगे, जिसमें से पहला है माई नेम इज़ रियाज एंड आई एम फ्रॉम डुमरियागंज. कहेंगे माई नेम इज़ रियाज, ये एक सेंटेंस है, तो हम कहेंगे मेरा नाम रियाज है, एंड और आई एम फ्रॉम डुमरियागंज, कि मैं डुमरियागंज से हूँ. ओके, तो माई नेम इज़ रियाज एंड आई एम फ्रॉम डुमरियागंज, मेरा नाम रियाज है और मैं डुमरियागंज से हूँ. आगे बात हो रही इट इज़ अ टाउन, ये एक शहर है, यानी डुमरियागंज के बारे में बात हो रही है कि ये एक शहर है. इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिद्धार्थनगर भी लिख सकते हैं. तो कहेंगे इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, कि ये ज़िला सिद्धार्थनगर में है. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और पूरा मिला करके आपका ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट बन रहा है. उसके बाद है देयर आर मेनी हाउसेज इन माई विलेज, कि मेरे गांव में बहुत सारे घर हैं. मेरे गांव में बहुत सारे घर हैं. यहाँ पर आपको वहाँ नहीं कहेंगे कि वहाँ मेरे गांव में बहुत सारे घर हैं, क्योंकि यहाँ पर देयर का माना नहीं अदा किया जाएगा. उसके बाद है देयर आर 2 बिग इस्लामिक कॉलेजेस, कि वहाँ आप कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, यहाँ वहाँ आप कहेंगे यहाँ पर, तो कहेंगे देयर आर 2 बिग इस्लामिक कॉलेजेस, वहाँ पर 2 इस्लामिक कॉलेजेस हैं. चूँकि यहाँ पर इन माई विलेज आ चुका, इसलिए यहाँ में हमने देयर का तर्जुमा नहीं किया. ठीक है, मेरे गांव में
जो है बहुत सारे घर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप करेंगे देयर आर 2 बिग इस्लामिक कॉलेजेस, कि वहाँ पर 2 बड़े घर हैं। यहाँ पर आपको ज़रूरी होगा करना, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो माना अदा नहीं होगा। कहेंगे कि 2 इस्लामिक कॉलेजेस हैं, क्या मतलब, तो थोड़ा सा खला पाया गया ना, तो उसी खला को पुल करेंगे, आप कहेंगे देयर, वहाँ, यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद आगे है देयर इज़ अ बिग इस्लामिक कॉलेज फॉर गर्ल्स एज वेल का मतलब होता भी, ठीक है। तो देयर इज अ बिग इस्लामिक कॉलेज फॉर गर्ल्स एज वेल, तो कहेंगे वहां पर लड़कियों के लिए भी एक बड़ा इस्लामिक कॉलेज है। उसके बाद आगे है देयर आर नियरली 6 बिग मॉस्क इन माई विलेज, तो हम कहेंगे कि मेरे गांव में, चूंकि यहाँ पर इन माई विलेज आ चुका है इसलिए हम देयर का तर्जुमा नहीं करेंगे बॉस, तो कहेंगे देयर आर नियरली 6 बिग मॉस्क इन माई विलेज, कि मेरे गांव में तकरीबन 6 बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं या बड़ी मस्जिदें हैं। 2 बार भी आप कह सकते हैं, बिग मॉस्क, बड़ी बड़ी मस्जिदें या बड़ी मस्जिदें। तो आप कहेंगे देयर आर नियरली 6 बिग मॉस्क इन माई विलेज, कि मेरे गांव में तकरीबन 6 बड़ी मस्जिदें हैं। अब यहाँ पर आप देयर का तर्जुमा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इन माई विलेज आ चुका है। उसके बाद हम कहेंगे देयर इज अ बिग टेम्पल एज वेल, हम कहेंगे वहां पर एक मंदिर भी है। एज वेल का मतलब भी, टेम्पल का मतलब मंदिर, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हैं देयर इज अ बिग टेम्पल एज वेल, तो आप कह सकते हैं एक बड़ा मंदिर भी है। बिग टेम्पल का मतलब बड़ा मंदिर, मंदिर चूंकि मुज़क्कर इस्तेमाल होता है इसलिए बड़ा मंदिर कहेंगे। तो यहाँ पर आप देयर इज का तर्जुमा ना करें तभी चल सकता है, बिग टेम्पल एज वेल, कि देयर इज अ बिग टेम्पल एज वेल, एक बड़ा मंदिर भी है। लेकिन अगर आप देयर आर 2 बिग इस्लामिक कॉलेजेस, अगर यहाँ पर नहीं करेंगे देयर का तर्जुमा तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आ जा रहा है एज वेल, ठीक है, एज वेल आ जा रहा है, भी का माना दे रहा है। तो ये जो एज वेल है ना, ये जोड़ देता है इस जुमले को इस वाले से, ठीक है, इस जुमले को जोड़ देता है इस वाले से कि एक बड़ा मंदिर भी है। लेकिन अगर आप कहें देयर आर 2 बिग इस्लामिक कॉलेजेस, अगर आप कहें कि 2 बड़े इस्लामिक कॉलेजेस हैं, तो आप देख सकते हैं कि खला पाया गया, आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे देयर का तर्जुमा करेंगे, ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन इसमें चूंकि एज वेल आ गया, जोड़ देता है कि एक बड़ा मंदिर भी, तो इसका मतलब एक बड़ा मंदिर भी है मेरे गांव में, ये मतलब हो रहा है। उसके बाद कहेंगे देयर इज अ रिवर, वहां एक नदी है। इट्स नेम इज राप्ती, इसका नाम राप्ती है। इट इज अ वेरी बिग रिवर, तो हम कहेंगे ये एक बहुत बड़ी नदी है। उसके बाद माई विलेज इज वेरी नीट एंड क्लीन, तो हम कहेंगे मेरा जो गांव है वो बहुत साफ और सुथरा है। उसके बाद पीपल इन माई विलेज आर हाईली एजुकेटेड, तो पीपल इन माई विलेज आर हाईली एजुकेटेड का मतलब होगा कि मेरे गांव के लोग वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, आला तालीम याफ्ता हैं। हाईली एजुकेटेड, आला तालीम याफ्ता या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद सम ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम विलेज, कि उनमें से कुछ लोग उसी गांव के हैं, यानी डुमरेगंज ही में उनकी पैदाइश वगैरह हुई, यह मतलब है। सो सम ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम विलेज, कि कुछ लोग उसी गांव के हैं। वाइल, जबकि सम ऑफ देम आर फ्रॉम अदर विलेजेस, कि दूसरे जो लोग हैं, सम ऑफ देम कुछ लोग उनमें से, आर फ्रॉम अदर विलेजेस, कि वो लोग दूसरे गांव से, यानी कुछ लोग शहर में आके बस जाते हैं ना गांव देहात से, तो यहाँ पर वही कहना चाह रहा है कि कुछ लोग उसी गांव के हैं, यानी उनकी पैदाइश वहीं पर हुई, वही असली हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे गांव से आकर बसे हैं डुमरियागंज के अंदर। तो ये ट्रांसलेशन है, ये तर्जुमा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए आसान रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं है। जो कुछ आपको पढ़ाया गया है उसी का एतबार करते हुए मैंने ये आपको होमवर्क दिया है। तो अगर आपको अपने गांव के बारे में बात करनी है तो आप ये स्ट्रक्चर ले सकते हैं स्पीकिंग में। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो जाहिर सी बात है मैं यही सारी बातें बताऊंगा, स्पीकिंग में भी यही बताऊंगा। अगर कोई बोल दे लिखने के लिए तो लिखूंगा भी यही। तो इससे क्या पता चला कि आप स्पीकिंग में यही चीज इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आपको टॉपिक दे दिया जाए कि आप अपने गांव के बारे में बताएं तो आप यही पैटर्न अपनाएंगे। अलबत्ता जुमले अलग अलग होंगे, अल्फाज अलग होंगे, अपने गांव के हिसाब से आप उसको बताएंगे। तो गोया कि हमने आपको एक तरीका बता दिया कि आप कैसे अपने गांव के बारे में लिखेंगे और कैसे बोलेंगे। तो इस चीज को आप अभी से ही फॉलो करना शुरू कर दें ताकि आगे चल करके एक अच्छे स्पीकर बने या एक अच्छे राइटर बने। अब हम आगे चलते हैं और हम दूसरा पैराग्राफ लेते हैं जो कि उर्दू में है, इसकी हमें इंग्लिश करनी है
और इंशाल्लाह इसको हम करेंगे, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। पहला जुमला है मेरा नाम जकरिया है, कहेंगे मेरा नाम, माई नेम जकरिया है, इज जकरिया, माई नेम इज जकरिया। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, क्लियर है। मेरे अब्बू का नाम जाकिर हुसैन मदनी है, तो कहेंगे द नेम ऑफ माई फादर या माई फादर्स नेम, दोनों आप कह सकते हैं कोई एक। तो आप कहेंगे माई फादर्स नेम या द नेम ऑफ माई फादर, मेरे अब्बू का नाम इज जाकिर हुसैन मदनी। तो आप कहेंगे मेरे अब्बू का नाम जाकिर हुसैन मदनी है, द नेम ऑफ माई फादर इज जाकिर हुसैन मदनी या माई फादर्स नेम इज जाकिर हुसैन मदनी। उसके बाद मैं जिला बस्ती से हूँ, तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्ती या बस्ती डिस्ट्रिक्ट, आप दोनों कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्ती या बस्ती डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो मैं जिला बस्ती से हूँ, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्ती, ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप बस्ती लाके फिर डिस्ट्रिक्ट लाते हैं तो भी सही होगा। तो हम कहेंगे मैं जिला बस्ती से हूँ, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्ती। ठीक है, क्लियर है ये। मेरे गांव का नाम गांधीनगर है, कहेंगे द नेम ऑफ माई विलेज इज गांधीनगर, द नेम ऑफ माई विलेज, मेरे गांव का नाम इज है गांधीनगर, गांधीनगर। उसके बाद आप कहेंगे मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो आप कहेंगे माई फैमिली इज वेरी बिग, माई फैमिली, मेरी फैमिली, बहुत बड़ी, वेरी बिग है इज, तो माई फैमिली इज वेरी बिग, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। उसके बाद मेरी फैमिली में 8 लोग हैं, तो यहाँ पर वही वाला होगा, देयर का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे देयर आर 8 पीपल इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में, इन माई फैमिली 8 लोग, 8 पीपल हैं, देयर आर। तो चूंकि 8 ये प्लूरल है इसलिए हमने आर इस्तेमाल किया, तो कहेंगे मेरी फैमिली में 8 लोग हैं, देयर आर 8 पीपल इन माई फैमिली, कि मेरी फैमिली में 8 लोग हैं। उसके बाद आगे कह रहा मैं, मेरे वालिदैन, 2 भाई और 3 बहनें, ये आपकी फैमिली है। ठीक है, तो कहेंगे आई, कुछ लोग यहाँ पर मी बोलते हैं, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, मी और आई, मेरे वालिदैन, माई पेरेंट्स, 2 भाई, 2 ब्रदर्स और 3 बहनें एंड 3 सिस्टर्स, राइट। उसके बाद मेरे वालिद एक डॉक्टर हैं, तो आप कहेंगे माई फादर इज अ डॉक्टर, और मेरी माँ एक नर्स है, ये अलग जुमला हो जा रहा, तो कहेंगे एंड मेरी माँ एक नर्स है, माई मॉम इज अ नर्स। उसके बाद मेरा घर बहुत बड़ा है, तो आप कहेंगे माई हाउस इज वेरी बिग, माई हाउस इज वेरी बिग, मेरा घर बहुत बड़ा है। उसके बाद है उसमें 4 बड़े बड़े कमरे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे देयर आर 4 बिग रूम्स, और इसमें इन इट आप कर सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ देयर आर कर देते हैं तो वहां का माना पाया जा रहा है, तो आप कहेंगे देयर आर 4 बिग रूम्स, की वहां पर यानी उसमें यही माना हो रहा है। तो आप कह सकते हैं उसमें 4 बड़े बड़े कमरे हैं, देयर आर 4 बिग रूम्स, या आप कह सकते हैं देयर आर 4 बिग रूम्स इन इट, इन इट भी आप ला सकते हैं, लेकिन देयर आर ही काफी है, इसलिए आपको जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे उसमें 4 बड़े बड़े कमरे हैं, देयर आर 4 बिग रूम्स। उसके बाद उसमें एक बड़ा किचन भी है, तो आप कहेंगे देयर इज अ बिग किचन एज वेल, देयर इज अ बिग किचन एज वेल, कि उसमें एक बड़ा किचन भी है। ओके, आगे है मेरे किचन में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल है, मेरे किचन में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल है, तो मेरे किचन में, इन माई किचन, एक मीन्स अ, बड़ा सा मीन्स बिग, यू कैन से बिग, बड़ा सा वही माना है, बड़ा या बड़ा सा। डाइनिंग टेबल भी से डाइनिंग टेबल, तो कहेंगे मेरे किचन में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल है, देयर इज अ बिग डाइनिंग टेबल इन माई किचन, देयर इज अ बिग डाइनिंग टेबल इन माई किचन। चूंकि आप देख सकते हैं इन माई किचन, इसलिए आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इन माई किचन देयर इज अ बिग डाइनिंग टेबल। ओके, आप कह सकते हैं
अ बिग डाइनिंग टेबल इज देयर इन माई किचन। जैसा कि हमने आपको रूल बताया है कि जब ऑब्जेक्ट में या प्रिडिकेट में इन आ जाए तो हम इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो वही हमने आपको यहाँ पर 3 तरीके बताए। तो गोया कि आप एक इस सेंटेंस को 3 तरीके से बना सकते हैं। देयर इज अ बिग डाइनिंग टेबल इन माई किचन, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, इन माई किचन देयर इज अ बिग डाइनिंग टेबल, या आप कह सकते हैं अ बिग डाइनिंग टेबल इज देयर इन माई किचन। उसके बाद है उसका रंग काला है, तो कहेंगे इट्स कलर इज ब्लैक। इट्स कलर इज ब्लैक, इसका रंग काला है। उसके बाद मेरा घर बहुत साफ सुथरा है, तो आप कहेंगे माई होम या माई हाउस इज वेरी नीट एंड क्लीन। माई हाउस इज वेरी नीट एंड क्लीन, कि मेरा घर बहुत साफ सुथरा है। तो ये आपकी इंग्लिश है। तो अगर आपको कहा जाए कि आप अपने फैमिली के बारे में बताएं, अपने घर के बारे में बताएं, तो आप ये पैटर्न ले सकते हैं। बहुत ही सादा सा है, लेकिन इसमें बुनियादी बातें हैं। आप इसको इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि मैंने तर्जुमा किया, या बोलेंगे तो आप यही सारी बातें बोलेंगे। तो गया कि अब आपको स्पीकिंग में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाएं, चूंकि हमने बहुत कुछ सीख लिया, अभी एक्सरसाइज की थकान होगी, तो इसलिए हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, या हमारे पास कोई सवाल है तो उसको भी सुनते हैं। ओके गाइस, तो हमने ब्रेक ले लिया और कुछ सवालात हमने सुने। अब हम आगे चलते हैं और आज के सब में हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम रिवाइज करेंगे जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है, ताकि ये जो 15 लेसन हैं इनमें हमने क्या पढ़ा है बस 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर या इस एक हिस्से में जो है वो सब बातें हमारी जहन में आ जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो हमारा जो पहला लेसन था वो लेटर, वर्ड और सेंटेंसेस के बारे में था, और हमने बताया था लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। लेटर की तारीफ क्या है, लेटर किसे कहते हैं? लेटर कहते हैं उन आवाज को या उन खतूत को जिनके मजमुए से कोई वर्ड यानी लफ्ज बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। लेटर की 2 किस्में हैं, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। स्मॉल लेटर आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, और कैपिटल लेटर जानते हैं किसे कहते हैं और किसे लिखा जाता है। इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं, इनकी हमें जरूरत कब पड़ती है? जब हम लिखते हैं। तो गोया कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स इनकी हमें जरूरत पड़ती है लिखने में, तो हमें इनको जानना चाहिए कि कैसे लिखे जाते हैं, ताकि जब हम इनका इस्तेमाल करें तो हमसे गलती ना हो। इनकी 2 किस्म और होती है, वो है बोलने के एतबार से। ठीक है, बोलने के एतबार से इनकी 2 किस्में होती है। पहला वॉवेल लेटर्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट लेटर्स। वॉवेल लेटर्स किसे कहते हैं? जिनको हम बासानी अदा कर लेते हैं, हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता है। और दूसरा है कॉन्सोनेंट लेटर्स, उन लेटर्स को कहते हैं जिन्हें अदा करने के लिए हमें काफी हद तक थोड़ा सा जोर देना पड़ता है, थोड़ी सी शिद्दत इख्तियार करनी पड़ती है, तो उनको हम कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं। इनकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम ए या एन के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। और ये बहुत ही अहम चैप्टर है वावेल और कॉन्सोनेंट का, कि इनके साथ ए इस्तेमाल करेंगे या एन का इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे कब नहीं करेंगे। एक बहुत ही अहम चैप्टर है जिसके लिए हमने खास सबक तैयार कर रखा है। इंशाल्लाह इसको हम वहाँ पर तफसील के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि वावेल लेटर्स कितने हैं? ये 5 हैं। और कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने हैं? ये कुल जो है 21 हैं, इन 5 को छोड़ करके। आगे हमने पढ़ा था वर्ड्स किसे कहते हैं, वर्ड की तारीफ। वर्ड के बारे में हमने बताया था कि हरूफ का वो मजमुआ जिनका कोई माना हो उसको हम लफ्ज कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहते हैं। जुमला किसे कहते हैं या सेंटेंस किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि वो मजमुआ जिसका मुकम्मल माना हो उसको हम कहेंगे सेंटेंस। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था लेसन नंबर 2, इसमें हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने बताया था कि इसको उर्दू में अज्जाए कलाम कहते हैं, और इनका पढ़ने का मतलब क्या होता है, क्या मकसद होता है इनको पढ़ने का। तो मैंने बताया था कि इनका पढ़ने का मकसद बस इतना होता है कि हम ये जाने कि जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसका क्या नाम है। ठीक है, इसका क्या नाम है। तो जितने भी कलिमात आएंगे अंग्रेजी जुबान के अंदर वो 8 होंगे। ठीक है, 8 में से कोई एक होगा, जिसमें से पहला है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, जिससे किसी चीज का पता चले, किसी जगह का पता चले, किसी शख्स का पता चले, उसको हम नाउन कहेंगे।
उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? हर वो वर्ड अंग्रेजी जुबान का जिसको हम किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। अंग्रेजी जुबान का वर्ड हो सकता है कि वर्ब हो। वर्ब किसे कहेंगे? हर वो कलिमा या हर वो वर्ड जो किसी फेल को बताए, किसी काम को बतलाए, उसको हम वर्ब का नाम देते हैं। उसके बाद हो सकता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहेंगे? जो किसी चीज की खूबी या बड़ाई बयान करे, अच्छा है बुरा है जो भी हो, तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं हर उस वर्ड को जो किसी वर्ब में या एडजेक्टिव में या खुद एडवर्ब के माने में इजाफा कर दे, थोड़ा सा इजाफा कर दे, उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहते हैं कि अंग्रेजी जुबान के वो कलिमात जो किसी जुमले में आते हैं नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले, और उस जुमले में मौजूद पहले से नाउन या प्रोनाउन के दरमियान रब्त पैदा करते हैं। तो गोया कि पहले से नाउन या प्रोनाउन होगा और उस जुमले में एक नाउन या प्रोनाउन बाद में आएगा और उस बाद वाले का ताल्लुक पहले वाले से जोड़ देगा। और ये ताल्लुक हो सकता है जगह के नाहिए से हो या किसी वक्त के नाहिए से हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ताल्लुकात को जोड़ता है। उसके बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? जो दो वर्ड या दो जुमलों को आपस में जोड़े, उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? अंग्रेजी जुबान के वो कलिमात जो हैरत के इजहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, अगर उनमें हैरत का माना पाया जाएगा तो उन अल्फाज को हम कहेंगे इंटरजेक्शन। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी सबक नंबर 2 में। अब हम आगे चलते हैं, लेसन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें मैंने बताया था कि जुमले कितने तरह के होते हैं। जुमले ये 4 तरह के होते हैं और ये जो तकसीम की गई है, ये माना, जो माना निकल कर आ रहा है उसके एतबार से इनकी तकसीम की गई है, जिसमें से पहली किस्म है डिक्लेरेटिव। क्या है? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है हर वो जुमला जो खबर दे किसी चीज के बारे में, जिसमें खबर दी जाए, बयान किया जाए कुछ, उसको हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। दूसरी किस्म है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेट का मतलब होता है सवाल करना, पूछना। तो गोया कि क्या पता चला कि हर वो जुमला जिसमें किसी चीज के बारे में सवाल किया जाए उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे हमने पढ़ा था इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था कि उन जुमलों को कहा जाता है जिसमें हम किसी चीज का हुक्म देते हैं या जिनका इस्तेमाल हम करते हैं किसी चीज को तलब करने के लिए, इसके अपने इस्तेमालात हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे जिसमें किसी चीज का मुतालबा किया जाए, किसी चीज का मशवरा दिया जाए, किसी चीज से रोका जाए, जो भी चीजें हैं इसमें, उसको हम बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं जिसमें किसी चीज का मुतालबा किया जाए, किस कहने को कहा जाए, उनको हम बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है वो जुमले जिसमें हैरत का इजहार किया जाए, चाहे खुशी चाहे गम हो, कुछ भी हो, अगर उसमें हैरत का इजहार पाया गया तो उसमें हम कहेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ताल्लुक ये फीलिंग से होता है, जज्बात से होता है, एहसासात से होता है। लेसन नंबर 4 में हमने पढ़ा था केस के बारे में। केस के बारे में मैंने बताया था कि केस का मतलब होता है हालत, यानी किस हालत में ये नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, और इसका जो ताल्लुक होता है वो नाउन या प्रोनाउन से होता है। तो इसकी कुल 3 हालतें हैं, जिसमें है पहला सब्जेक्टिव केस जिसे हम कहते हैं, यानी इसका मतलब होगा कि कोई वर्ड या कोई नाउन किसी जुमले में एज अ सब्जेक्ट आया है, उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। दूसरा है मफऊल जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, यानी कोई वर्ड या कोई कलिमा या कोई नाउन या प्रोनाउन किसी जुमले में एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो, उसको बोलेंगे मफऊल, यानी जिस पर काम वाक़ हो। उसके बाद मुजाफिल जिसे आप पॉसेसिव केस कहते हैं, इसमें किसी चीज की मिल्कियत जाहिर की जाती है कि कोई किसी चीज का मालिक है या ये चीज उसकी है या उस चीज की निस्बत की जाती है, तो उसको बोलेंगे पॉसेसिव केस। और मैंने बताया था इसमें कि नाउन की जो हालत होगी वो तीनों हालतों में, यानी सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, पॉसेसिव केस में, सब में एक ही रहेगी। यानी अहमद अगर है तो अहमद तीनों में आएगा, लेकिन प्रोनाउन की जो हालत है वो बदलती रहेगी। और इस चीज को हमने सीखा था लेसन नंबर 5 में, जिसको हमने नाम दिया था प्रोनाउन केस। तो मैंने इसमें बताया था कि प्रोनाउन 3 तरह से इस्तेमाल होंगे, या तो सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, या ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, या पॉसेसिव के तौर पर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें आई की, तो यह सब्जेक्ट बन रहा है। अगर यही ऑब्जेक्ट बन जाए तो इसको हम मी कहेंगे, और यही पॉसेसिव केस बन जाए तो इसको हम कहेंगे माई। आई का मतलब मैं, मी का मतलब मुझे, माई का मतलब मेरा, मेरी, मेरे, राइट। अगर हम बात करें वी की, अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है तो वी आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा अस आएगा, और आवर का मतलब पॉसेसिव केस। वी का मतलब होगा हम सब, हम लोग। अस वही माना हमें, हम सबको। उसके बाद है आवर, हमारा, हम सबका।
या हम लोगों का या लोगों की, जो भी अपने हिसाब से इसको आप इस्तेमाल करेंगे। यू एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और एज ऑब्जेक्ट भी यही यू ही इस्तेमाल होता है, और पॉसेसिव केस में इसको हम योर कहते हैं। ये सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होगा और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। तो यू का मतलब तुम, तू या आप, या आप कह सकते हैं आप लोग, आप सब, जो भी है, तुम सब, तुम लोग, ठीक है। और यू ऑब्जेक्ट का मतलब तुझे, तुझको, तुम्हें, या तुम लोगों को, या आप लोगों को, या आप सबको। योर का मतलब तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या आपका, आपकी, आपके, या आप सबका, आप लोगों का। अगर आप जमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये माना निकल कर आएगा। ही ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, और हिज या पॉसेसिव केस बनेगा। ही का मतलब होता है वो या उसने, हिम का मतलब होगा उसे या उसको, और हिज का मतलब होगा उसका, उसकी या उसके। शी ये एज अ सब्जेक्ट आएगा और एज ऑब्जेक्ट हम हर इस्तेमाल करेंगे, और अगर इसकी हालत पॉजिटिव हो जाए तब भी हम हर इस्तेमाल करेंगे। तो शी का मतलब होगा वो या उस, और इसी तरह से हर का मतलब होगा उसे या उसको एज एन ऑब्जेक्ट, और हर का मतलब होगा उसका, उसकी या उसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ज़माइर की जो हालत है, प्रोनाउन की जो हालत है, वो बदल रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे हमने लेसन नंबर 6 पढ़ा था, और इसमें हमने पढ़ा था इंपरेटिव सेंटेंस, और इसके बारे में मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है या एक नेगेटिव होता है। दोनों का इस्तेमाल 4 चीजों के लिए होता है। या तो आप ऑर्डर देंगे, या आप रिक्वेस्ट करेंगे, या आप सजेशन देंगे, या आप किसी को तालीम देंगे, हिदायत जारी करेंगे, ठीक है। तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इंपरेटिव का इस्तेमाल इन्हीं 4 माने के लिए किया जाता है। और हमने आपको बताया था कि इंपरेटिव अगर अफर्मेटिव या पॉजिटिव की बात करें तो इसका एक तरीका है। इसका तरीका यह है कि हम सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसका भी अपना एक तरीका है। इसका तरीका यह है कि हम सबसे पहले डोंट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जब भी आप किसी को मना कर रहे हो किसी चीज से तो आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही एक तरीका है इनको बनाने का। आगे हमने लेसन नंबर 7 पढ़ा। इसमें हमने क्या बताया था, आपको बताया था कॉमनली यूज इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी कुछ जुमले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं आम जिंदगी में। उनको हमने आपको तफसील से बताया था, तशरीह की थी, उनके माने बताए थे। जिसमें से अगर हम बात करें तो हमने बताया था आपको दवाओं से मुतालिक चंद अहम जुमले, हमने आपको पढ़ाया खाने पीने से मुतालिक चंद अहम जुमले, हमने आपको बताया चिड़ियाघर से मुतालिक चंद अहम जुमले, हमने आपको बताया पार्क से मुतालिक चंद अहम जुमले। इसी तरह से कुछ ऐसे जुमले भी बताए थे जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और वो सारे जुमले इंपरेटिव होते हैं, अब खा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन वो जुमले इंपरेटिव होते हैं जिसमें किसी चीज को करने का या न करने का हुक्म दिया जाता है। और आपने इन सारी चीजों को इस सबक में तफसील से सीखा, और उम्मीद करता हूं कि आपने इनके मानी को जाना, और इंशाल्लाह अब आप कहीं भी जाएंगे या आप कहीं पर इस चीज को लिखा हुआ पाएंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे कि क्या कहने वाला है, या ये लिखने वाला क्या कहना चाहता है। आगे हमने लेसन नंबर 8, और इस सबक में हमने आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में अगर आप जोर देना चाहते हैं, ताकीद पैदा करना चाहते हैं, तो क्या तरीके हैं। जिसमें से मैंने बताया था ऑलवेज या डू का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी कलिमात हैं लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमने इन्हीं 2 चीजों पर फोकस किया। अगर हम ऑलवेज की बात करें तो इसका मतलब होगा सबसे पहले हम ऑलवेज लाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और ऑलवेज का मतलब होगा हमेशा। अगर हम डू की बात करें तो सबसे पहले हम डू लाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है। और डू का मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब होगा जरूर, जरूर ये काम करें। तो ये माना यहाँ पर समझ में आएगा। ये था पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में भी हम ताकीद पैदा कर सकते हैं जुमले में। इसके लिए हम नेवर का इस्तेमाल करते हैं या नेवर एवर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम नेवर की बात करें तो हम नेवर में पहले नेवर लाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम नेवर एवर की बात करें तो हम सबसे पहले नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेवर का मतलब होगा कभी नहीं, और नेवर एवर का मतलब होगा कभी भी नहीं। इसमें शिद्दत और पाई जाती है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, वो ये है कि जब आपने नेवर का इस्तेमाल कर लिया या नेवर एवर का इस्तेमाल कर लिया तो आपको फिर से डोंट लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डोंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका जुमला गलत होगा। अगर हम लेसन नंबर 9 की बात करें तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात की,
और मैंने बताया था कि इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो फेल के साथ खास नहीं है, ठीक है। ऐसे जुमले हैं जिसमें फेल नहीं पाया जाता, उनके बारे में हमने बात की थी। और मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब क्या है। ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर या ऑक्सिलरी वर्ब के बगैर कोई भी जुमला नहीं पाया जाता है, चंद को छोड़ करके, उनको हम शुमार नहीं करेंगे। और हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब ये भी बताते हैं कि ये जो बात की जा रही है किस ज़माने में है, किस टेंस में है, माजी में है, हाल में है या मुस्तकबिल में है। इसी तरह से हमने आपको ये बताया था इस लेसन में कि हेल्पिंग वर्ब भी अलग होते हैं ज़माने के एतबार से, ठीक है। माजी में कुछ और होगा, मुस्तकबिल में कुछ और होगा, हाल में कुछ और होगा। फाइल के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से भी अलग अलग होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स ये बदलते रहते हैं। आगे हमने आपको बताया था टेंस के बारे में, और मैंने एक यहाँ पर अहम बात बताई थी कि टेंस का मतलब लोग गलत समझते हैं। लोग यही समझते हैं कि वो घर जाता है, वो खाना खाता है, वो घर जा रहा है, इसी को आप टेंस कहते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं होता टेंस का। टेंस का मतलब होता है ज़माना, और ये कुल 3 है, जिसमें से पहला प्रेजेंट जिसे आप हाल का नाम देते हैं, दूसरा पास्ट जिसे आप माजी का नाम देते हैं, और तीसरा फ्यूचर जिसे आप मुस्तकबिल कहते हैं। किसी भी जुबान में आप बात करेंगे तो यही 3 ज़माने होंगे, 4 नहीं होंगे, उनका नाम बदल जाएगा। इंग्लिश में प्रेजेंट कह देते हैं आप, उर्दू में उसको हाल कहते हैं। पास्ट कहते हैं आप इंग्लिश में, उसको आप माजी कहेंगे। आप इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं, उसी चीज़ को आप मुस्तकबिल कहेंगे। अगर आपकी कोई और जुबान है तो आप वहाँ पर अपने हिसाब से नाम देंगे, लेकिन इनकी किस्में 3 ही रहेंगी, 3 से ज़्यादा नहीं होंगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से बदल रहे हैं ज़माने के अतबार से। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये कोई जुमला जो है हेल्पिंग वर्ब है, कोई जुमला है जो प्रेजेंट में, तो उसमें हम इस का इस्तेमाल करेंगे, या आर का इस्तेमाल करेंगे, या एम का इस्तेमाल करेंगे। इस ये सिंगुलर के लिए खास है, आर ये प्लूरल के लिए खास है। इसी तरह से यू दो सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब वाहिद, प्लूरल का मतलब जमा, 2 या 2 से जायद। तो आर का इस्तेमाल हम यू सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल के साथ तो करेंगे ही। अगर हम एम की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो उसके लिए वर्ड है या वाज है। वाज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, और वर्ड्स का इस्तेमाल इसको हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से यू सिंगुलर को भी हम वर्ड के साथ इस्तेमाल करेंगे, गरचे वो सिंगुलर होगा, लेकिन चूंकि ये चीज़ खास है उसके लिए, इसीलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। अगर फ्यूचर की बात करें तो हम विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं, और उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन लोग शैल को आई के साथ खास कर देते हैं, लेकिन आज के वक्त में ये चीज़ नहीं पाई जाती। हर कोई आई के साथ विल इस्तेमाल करता है। आप कहीं भी सुनेंगे आई विल, आई विल, आई विल, राइट। तो इस चीज़ को आप फॉलो ना करें तो अच्छा है, लेकिन कहीं अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरी चीज़ जिस चीज़ का आपको ध्यान देना वो ये है कि अगर हम आई के अलावा किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर हम शैल इस्तेमाल कर लें तो इसका मतलब होगा कि इस्तेमाल करने वाला उसमें जोर पैदा करना चाहता है। जैसे कि ही शैल विल कम, इसका मतलब होगा वो ज़रूर आएगा। तो ये माना लोग बताते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुतलक तौर पर तो आज के वक्त में सिर्फ विल ही इस्तेमाल होता है फ्यूचर के लिए। लेसन नंबर 10, इसमें हमने सीखा था स्ट्रक्चर ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें मैंने बताया था कि हम इस सबक में सीखेंगे कि जो है जुमले खबरिया जो कि पॉजिटिव हो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो पॉजिटिव का मतलब होगा जिसमें नहीं का माना ना पाया जाए, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद प्रेडिकेट लाएंगे। कोई भी ज़माना हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर को, हम यही एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद डायरेक्टली प्रेडिकेट। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आप इसी चीज़ को हमेशा हर जगह हर ज़माने में फॉलो करेंगे। लेसन नंबर 11 में हमने बात की थी नेगेटिव सेंटेंस ही के बारे में, लेकिन नेगेटिव के बारे में बात की थी। और नेगेटिव किसे कहेंगे? हर वो जुमला खबरिया जिसमें नहीं का माना पाया जाए। और इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद प्रेडिकेट। और एक चीज आपको ख्याल रखना है, वो चीज ये है कि जब भी अगर किसी जुमले में नेगेटिव आ गया तो लाजिम है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हो, और हम नॉट को डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रेडिकेट। अब कोई भी जमाना हो हम यही एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जिसमें से है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वही एक ही स्ट्रक्चर फॉलो किया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रेडिकेट। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताया था, अगर आपको याद हो, वो ये कि अगर कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब आता है जो 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो, तो हम जो है नॉट का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के पहले वाले हिस्से के बाद। जैसे कि अगर हम बात करें विल बी की, तो अगर हम नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम विल नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे।
इस चीज का आपको ख्याल रखना है हमेशा। लेसन नंबर 12 में हमने क्या सीखा था, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पहला पॉजिटिव होता है जिसे आप अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, दूसरा नेगेटिव होता है। तो इसमें हमने पॉजिटिव के बारे में बात की। पॉजिटिव किसे कहेंगे, वो जुमला जिसमें सवाल किया जाए लेकिन उसमें नहीं का माना ना पाया जाए। और मैंने बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो तरह के होते हैं, पहला जो लफ्ज़े कब, लफ्ज़े क्यों, लफ्ज़े कहाँ, लफ्ज़े कौन वाया से शुरू हो, दूसरा जो लफ्ज़े क्या से शुरू हो। तो वो जुमला, वो सवाल या जुमला जो लफ्ज़े कब, लफ्ज़े क्यों, लफ्ज़े कहाँ, लफ्ज़े कौन से शुरू हो, तो इस सूरत में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, वो चीज ये है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो लाजिम है कि क्वेश्चन के फौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लाजिम क्या है कि क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। लेकिन अगर कोई जुमला लफ्ज़े क्या से शुरू हो रहा है तो हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे बल्कि हम डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब इज हो सकता है, और हो सकता है, एम हो सकता है, वाज, वर, कुछ भी हो सकता है, अपने जमाने के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने बात की थी विल बी को लेकर के, और मैंने बताया था कि यहाँ पर विल बी का मतलब यहाँ पर आप लेंगे हर वो ऑक्सिलरी वर्ब या हर वो हेल्पिंग वर्ब जो दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो। तो इस सूरत में हम पहले वाले हिस्से को लेंगे, बकिया को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखें तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद विल लिखेंगे, विल बी नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल पहला हिस्सा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बकिया जो हिस्सा हेल्पिंग वर्ब का उसको हमने कहाँ लिखा, सब्जेक्ट के बाद लिखा, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स लिखेंगे। मिसाल के तौर पर व्हेन विल ही बी इन द पार्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं विल बी हेल्पिंग वर्ब था लेकिन एक्चुअल में ये विल ही है, इसलिए हमने विल को लाया क्वेश्चन वर्ड के बाद। तो जब भी कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आता है जो दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल होगा तो आप पहले वाले हिस्से को मानेंगे। अगर यही जुमला लफ्ज़े क्या से शुरू हो जाए तो हम सबसे पहले विल लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद बी लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहेंगे विल शी बी इन हर ऑफिस, कि क्या वो अपने ऑफिस में होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने विल को शुरू में लाया और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी का इस्तेमाल किया। अगले लेसन में या अगले सबक में हमने क्या सीखा, अगले सबक में हमने सीखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो कि नेगेटिव में था, और मैंने बताया था कि इससे मुराद वो जुमले हैं जिसमें सवाल किया जाए, किसी चीज के बारे में पूछा जाए लेकिन उसमें नहीं का माना पाया, जैसे क्या वो ऑफिस में नहीं है, तो इसका अपना भी स्ट्रक्चर होता है। और इसमें भी वही दो ही किस्में होंगी, पहला हर वो जुमला जो लफ्ज़े कब, लफ्ज़े क्यों, लफ्ज़े कहाँ, लफ्ज़े कौन से शुरू हो। तो इस सूरत में हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन अगर कोई हमारा जुमला जो लफ्ज़े क्या से शुरू होता है तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने विल बी को लेकर बात की थी, यहाँ पर वही चीज आपको ध्यान देनी, वो चीज ये है कि आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे विल के बाद ही, यानी बी से पहले। आप जब भी नॉट लाएंगे तो बी से पहले लाएंगे, यानी जो बकिया हिस्से हेल्पिंग वर्ब से उनसे पहले लाएंगे, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर है क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। अगर यही जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू हो तो हम कहेंगे सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको एक और बात बताई थी, वो चीज ये है कि हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद लाते हैं, लेकिन हो सकता है आप कर सकते हैं कि आप नॉट को डायरेक्टली क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ले आए। तो आप यहाँ पर विल सब्जेक्ट नॉट के बजाय आप वांट, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप इसको शॉर्ट पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे, विल नॉट नहीं कहेंगे, वांट लिखेंगे या पढ़ेंगे। तो आप क्वेश्चन वर्ड प्लस विल नॉट ला सकते हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप इसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, वांट आप पढ़ें, ठीक है। जो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा अपने हिसाब से इसका टोन या इसका प्रोनाउंसिएशन बदलता रहेगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि इस शर्त के साथ ही आप जो है नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ला सकते हैं, अदरवाइज इंट्रोगेटिव में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला सबक है लेसन नंबर 14, जिसमें हमने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताया था कि उन जुमलों को कहते हैं जिसमें एहसासात पाए जाएं, खुशी या गम का इजहार कुछ भी हो, अगर उसमें एहसासात से मुताल्लिक बातें की गई हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और मैंने बताया था कि इनका अपना एक स्ट्रक्चर है
इसको आपको फॉलो करना होगा, जिसमें से मैंने सबसे पहले बताया था कि इसके लिए हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं, और हाउ ये खास है एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ। तो डायरेक्टली जब हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो हम वहाँ पर हाउ इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहेंगे हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, तो ये फार्मूला है, आपको यहाँ पर लागू करना है। उसके बाद आखिर में आपको जो है अलामत ताज्जुब वहाँ पर आप लगाएंगे। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि क्वेश्चन वाले में आप अलामत इस्तिफहाम लगाएंगे, और जिसमें आप ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं उसके आखिर में आप ताज्जुब का इजहार की जो अलामत होती है उसको आप लिखेंगे। बोलने में तो नहीं आएगा लेकिन लिखने में ज़रूरी है। तो जब भी आप हाउ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि डायरेक्टली आप एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ इस्तेमाल करें। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट, लेकिन इसका अपना एक इस्तेमाल है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको इस्तेमाल करें नाउन के साथ, उससे पहले या एन खासकर लगा हो तब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब ए या एन लगा हो तभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होगा व्हाट प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये कोई भी ज़माना हो हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। लेसन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो इसमें हमने बात की थी कि देयर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, और इसमें हमने सीखा कि देयर के दो माने हैं। पहला है वहाँ, दूसरा है कुछ भी नहीं, इसका कोई माना ही नहीं होता जुमले में। तो अगर हम देयर को लफ्ज़ वहाँ के माने में इस्तेमाल करें तो हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हम इसको शुरू में लाएं, जैसे हम कह सकते हैं देयर वॉज अ ट्री, या आप इसको आखिर में भी ला सकते हैं, जैसे कि आप कहेंगे अ ट्री वॉज देयर। अगली मिसाल है देयर इज समवन, कि वहाँ पर कोई है, आप इसको आखिर में ला सकते हैं, आप कहेंगे समवन वाज देयर, समवन वाज देयर, कि वहाँ पर कोई था। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ का तर्जुमा करें। लेकिन देयर का जो इस्तेमाल होता है कभी कभी हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका कोई माना नहीं होता है, ख़ास तौर पर उन जुमलों में जिसमें सब्जेक्ट यानी नाउन में कोई कमी हो या हो ही ना, प्रीडिकेट में कोई दिक्कत या परेशानी हो, या ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत या परेशानी या कोई खाला पाया जाए जुमले के अंदर, तो उस खाला को पूरा करने के लिए हम देयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम इसका माना नहीं लाएंगे। ख़ास तौर पर देयर का इस्तेमाल ऐसे सब्जेक्ट यानी नाउन के साथ होता है जिसमें ए जुड़ा हो या एन हो या सम हो या मच हो या मेनी हो या फ्यू हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। जैसे कि आप कहेंगे देयर इज़ अ रिवर इन माई विलेज, की मेरे गांव में एक नदी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए जुड़ा हुआ है नाउन के साथ, तो इसलिए हमने यहाँ पर देयर का इस्तेमाल किया। इसका दूसरा इस्तेमाल उस सब्जेक्ट या उस नाउन के बाद होता है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आए, शुरू में ना आए, हेल्पिंग वर्ब से पहले ना आए। हमने क्या रूल पढ़ा है? रूल यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। तो जब कोई ऐसा जुमला आ जाए जिसपे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आए तो इस सूरत में हम जो है देयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कहेंगे देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम, तो यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ 30 स्टूडेंट ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसलिए आपने यहाँ पर देयर का इस्तेमाल किया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट में प्रीपोजिशन आ जाए तो आप इसको तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शुरू में ला सकते हैं, आप कह सकते हैं देयर आर 3 स्मॉल होटल्स इन माई सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन माई सिटी, ये ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट है जिसमें प्रीपोजिशन आया हुआ है, तो आप इसको शुरू में भी ला सकते हैं देयर को, आप बीच में भी ला सकते हैं। आप कह सकते हैं 3 स्मॉल होटल्स आर देयर इन माई सिटी, आप कह सकते हैं इन माई सिटी देयर आर 3 स्मॉल होटल्स। आगे हमने बताया था कि देयर का अपना इस्तेमाल, इसका स्ट्रक्चर है, और यही सेम स्ट्रक्चर होगा। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो हम सबसे पहले देयर लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लाएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव का यही स्ट्रक्चर होगा किसी भी जमाने में हो। अगर हम निगेटिव की बात करें तो सबसे पहले देयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट या नो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देयर, उसके बाद नॉट या नो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अगर कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल होता है, अगर कोई ऐसा जुमला आता है जो लफ्ज़ के से शुरू होता है, तो हम क्वेश्चन वर्ड को हटा देंगे। तो हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। नेगेटिव में होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर प्लस नॉट प्लस नो प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब आगे हमने बताया था कि नो या नॉट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, और मैंने बताया था कि नो का ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो नाउन के साथ होता है, ख़ास तौर पर जब उसके साथ ए या एन इस्तेमाल ना हो।
जैसे आप कहेंगे देयर वाज नो किंग इन दैट विलेज, कि वहां पर कोई राजा नहीं था। और नो की खास बात यह है कि ये मुकम्मल तौर पर नफी कर देता है, यानी कोई भी राजा नहीं था। ठीक है, तो नो का इस्तेमाल हम कब करते हैं? नो का इस्तेमाल ये खास तौर पर नाउन के साथ है, और नाउन में उन नाउन के साथ, उन अस्मा के साथ या उन सब्जेक्ट के साथ जिनके साथ जो है आर्टिकल यानी ए या एन ना हो। अगर हम नॉट की बात करें तो इसको भी हम नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल खास है ऐसे नाउन या सब्जेक्ट के साथ जिनके साथ ए या एन लगा हुआ हो। मिसाल के तौर पर है देयर वाज नॉट अ गुड रीजन फॉर दिस, कि इसके लिए कोई अच्छी वजह नहीं थी। आप देख सकते हैं अ गुड रीजन, ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है या पूरा जो है नाउन बन रहा है सिफत के साथ, तो यहाँ पर ए लगा हुआ इसलिए हमने नॉट इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर नो का इस्तेमाल कर लिया तो आपका जुमला गलत होगा। आप नहीं कह सकते हैं देयर वाज नो अ गुड रीजन, बट आपको कहना होगा देयर वाज नॉट अ गुड रीजन फॉर दिस। लेकिन अगर हम यहाँ से ए को हटा दे तो हमारा जुमला होगा देयर वाज नो गुड रीजन फॉर दिस। यहाँ पर चल सकता है, बल्कि आप ला सकते हैं, आप यही लाएंगे देयर वाज नो गुड रीजन फॉर दिस। लेकिन नॉट का इस्तेमाल दूसरा जो होता है वो वर्ब के साथ भी होता है। तो ये है इस्तेमाल नो या नोट का, यानी इनमें फर्क क्या है इनके बारे में। नो और नोट में एक फर्क ये भी है कि इनको कब इस्तेमाल करेंगे, ऐसे हेल्पिंग वर्ब के साथ जो दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो, जैसे कि विल बी है। तो उसके बारे में हमने बताया था कि नो को हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा बी के बाद, यानी आखिरी, यानी पूरा हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद विल बी नो कहेंगे आप। ठीक है, आप क्या कहेंगे? विल बी नो। आप नहीं कहेंगे विल नो भी, गलत हो जाएगा। आप हमेशा नो को पूरे हेल्पिंग वर्ब या पूरे ऑक्सिलरी वर्ब के इस्तेमाल के बाद ही आप नो लिखेंगे। जैसे आप कहेंगे देयर विल बी नो किंग इन दैट विलेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नो को इस्तेमाल किया है विल बी के बाद, यानी कि पूरा हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हमने यहाँ पर नो का इस्तेमाल किया है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। आप कह सकते हैं विल देयर बी नो किंग इन दैट विलेज। लेकिन नोट की अगर हम बात करें तो उसमें हम वही तरीका लागू करेंगे जिसको हमने सीखा है कि विल यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले हिस्से के बाद ही नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कहेंगे देयर विल नॉट बी अ किंग इन दैट विलेज, उस गांव में कोई राजा नहीं होगा। आप कह सकते हैं विल देयर नॉट बी अ किंग इन दैट विलेज, कि क्या उस गांव में कोई राजा नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, अलामत इस्तिफहाम आएगा। तो यह है नो या नोट का इस्तेमाल। पहला आपने पढ़ा, दूसरा ये इनका इस्तेमाल है कि नो को हम हेल्पिंग वर्ब के पूरे हिस्से के बाद लाएंगे, लेकिन नॉट को हम हेल्पिंग वर्ब के पहले वाले हिस्से के बाद, एक तो पूरे वाले हिस्से के बाद, दूसरा पहले वाले हिस्से के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह नो या नोट के इस्तेमाल में गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये रिवीजन का जो हिस्सा है खत्म हुआ, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इख्तिसार के साथ हम इन असबाक का, इन दुरूस का जिनको हमने अभी तक पढ़ा है, अच्छे से तफसील के साथ नहीं बल्कि इख्तिसार के साथ आपके जहन में बात डाल दूं, और इससे मुतालिक मैंने सारी बातें आपके जहन में डाल दी। अब आपको अंदाजा होगा कि आपने इन 15 दिनों में क्या कुछ पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये भी सबक आपके लिए मुफीद रहा होगा। अब इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।